हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीमा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बताया था। आज हम आपको सेल ऑर्गन के बारे में बताएंगे और सेल ऑर्गन में भी हम आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से उनके स्ट्रक्चर में कौन कौन से हम कह सकते हैं कंपार्टमेंट्स होते हैं और उनके क्या फंक्शन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसकी जो डिस्कवरी की थी वो पोर्टर ने की थी। तो आपको एक तो साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है और दूसरा आप सभी को पता होगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपका मेनली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच हेल्प इन, या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वन इज, ऐसे समझ लीजिए आप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच हेल्प इन अ राइबोसोम formation, and second one is smooth endoplasmic reticulum which do not involve in a protein synthesis because they do not have a ribosome। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात बताएं तो हमने आपको बता दिया था कि इसमें 3 स्ट्रक्चर होती हैं, ये 3 स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। सिस्टर्नी होती है, ट्यूब्यूल्स होती है और वेसिकल होती है। तो अगर हम इसकी रफली स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो अगर इसको हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पे ये आपकी क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे ही आपकी क्या होती है, ये अटैच होती है। तो लाइक दिस, इस तरीके से ये होती है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें आपका जो है, जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे वो आपका रफ होगा, जो स्मूथ सरफेस होगी वो आपका क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, ये इसकी सिस्टर्नी कहलाती है और इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। आप अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे रफली बता रही हूँ। तो ये आपकी क्या है, सिस्टर्नी होती है। और इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ऊपर क्या होती है, ये ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये क्या है, आपकी ट्यूब्यूल्स हैं। और ट्यूब्यूल्स के पास में ही आपकी क्या होती हैं, वेसिकल्स होती हैं। क्लियर। अब अगर हम फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एक तो राइबोसोम फॉर्मेशन का काम करती है, कौन, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही आपका क्या होता है, राइबोसोम का सिंथेसिस होता है। या हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे फॉर्म राइबोसोम। क्लियर। इसके अलावा माइक्रो बॉडीज़ का जो फॉर्मेशन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड स्टोरेज का भी जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है। आप सभी को पता होगा कि जो स्टोरेज, हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जब हमने आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी तो हमने आपको बताया था कि जो ग्लाइकोजन होता है वो क्या करता है, जो एनिमल बॉडी है उसमें स्टोरेज ऑफ फूड का फंक्शन परफॉर्म करता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज और फॉर्मेशन दोनों का वर्क कौन करता है, आपका कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोजन फॉर्मेशन और स्टोरेज का फंक्शन कौन से सेल ऑर्गन द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसीलिए इनके सेल ऑर्गन में जो मेन होते हैं वो इनके फंक्शन होते हैं। तो आपको फंक्शन पता होने चाहिए। ग्लाइकोजन स्टोरेज में क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत दिनों तक फास्टिंग अगर हम रखते हैं, या हम बहुत दिनों तक क्या होता है, अगर हम फास्टिंग रखें तो हम क्या होते हैं, हम सर्वाइव कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो स्टोरेज के फॉर्म में ग्लाइकोजन है वही ब्रेक डाउन होता रहता है और वही हमारी बॉडी यूटिलाइज करती रहती है। तो इसलिए एट द टाइम ऑफ स्टारवेशन आप कह सकते हैं, या फास्टिंग टाइम पे हम क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है और हम 2-3 दिन तक सर्वाइव
कर पाते हैं। तो इसके पीछे का जो रीज़न होता है वो ये होता है। अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, इनका जो सिंथेसिस होता है वो आपको याद रखना है, वो कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बताऊंगी, तो उसमें हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें आपको मेन इसके फंक्शन पता होने चाहिए जो कि पूछे जाते हैं। अगर हम गोल्जी बॉडी की बात करें तो इसकी भी जो है, इसकी स्ट्रक्चर में भी 3 कंपार्टमेंट होते हैं। पहला आपका सिस्टर्नी होता है, दूसरा वेसिकल और तीसरा वैक्यूल। जबकि अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो वहाँ पे सिस्टर्नी तो होती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है? ट्यूब्यूल और वेसिकल। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पे आपका वेसिकल और सिस्टर्नी तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ट्यूब्यूल्स की जगह पे क्या है? वैक्यूल्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो सिस्टर्नी होती है, मैंने जब आपको एंडो मेम्ब्रेनिंग सिस्टम बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो हमारा गोल्जी बॉडी है इसमें 2 फेस होती है। एक तो आपकी सिस फेस होती है और एक आपकी होती है ट्रांस फेस। तो आपको पता होना चाहिए जो सिस फेस होती है वो किस तरफ होती है? वो होती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी से आपकी क्या होती है? सिस्टर्नी ऑब्टेन होती है, सिस्टर्नी फॉर्मेशन होता है। और जो ट्रांस फेस होती है वो किधर होती है? टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो इसका वेसिकल वाला पार्ट होता है तो वो क्या करता है? वो आपका क्या बनाता है? वैक्यूल्स बनाता है। और मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था कि वैक्यूल्स से क्या बनता है? हमारा लाइसोसोम बनता है। तो अगर हम गोल्जी बॉडी की बात करें तो गोल्जी बॉडी कुछ लाइक दिस स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें आपका क्या होता है कि यहाँ पे आपकी वैक्यूल्स होती हैं और यही वैक्यूल्स आपकी क्या होती हैं? जो जब एक्टिव स्टेज में आती हैं तो क्या बनाती हैं? ये लाइसोसोम बनाती हैं। ये वाला पोर्शन इसका भी सिस्टर्नी कहलाएगा। गोल्जी बॉडी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और यहीं पे आपकी क्या होती हैं? ये वेसिकल्स होती हैं। तो डायग्राम पे आप फोकस कीजिए, लेकिन ज़्यादा फोकस कीजिए आप समझने पे। बाकी डायग्राम आप अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाने के पर्पज़ से मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हो गया। अगर हम फंक्शन की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हमें पहले क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि एक फंक्शन क्या होता है गोल्जी बॉडी का? सेल वॉल फॉर्मेशन करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो ट्रांस फेस होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, तो आपका सेल वॉल फॉर्मेशन करता है। दूसरा एक्रोसोम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक्रोसोम है या जो लाइसोसोम है वो कौन किसके द्वारा उसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या गोल्जी बॉडी है। तो आपका क्या है? गोल्जी बॉडी है। तो इसको आप ध्यान कैसे रखेंगे कि जो गोल्जी बॉडी में वैक्यूल्स है उसी से आपका क्या बनेगा? लाइसोसोम बनता है, अगर आपने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अच्छे से समझा होगा। तो एक्रोसोम और लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। और इसके अलावा हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। इसके अलावा जो फंक्शन मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा भी अगर आप सर्च करते हैं या आपको और कोई फंक्शन मिलते हैं तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन मेन फंक्शन मैंने आपको बता दिए। तो आज हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के बारे में आपको बताया। इनके मेन फंक्शन आपको ध्यान होने चाहिए, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं एक अपनी वीडियो और अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं और किस तरीके से आपको कौन से पार्ट पर ज़्यादा अटेंशन देने की नीड है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।